तो बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे थे क्या, स्टेप्स फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको 2 स्टेप बताया था। तो पहले मैं वो दोनों स्टेप एक बार और रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों लोग। सबसे पहला स्टेप में मैं आपको क्या बोला था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर है फुली पेड अप तो हमारा फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, हम सीधा सेकंड स्टेप में जाएंगे। और अगर जिस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं अगर फुली पेड अप नहीं है तो पहले रीजन ढूंढेंगे क्यों नहीं है, और फिर उसको फुली पेड अप बनाएंगे और फिर रिडीम करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको 2 कारण दिया था बच्चे लोग कि 2 कारण से फुली पेड अप नहीं हो सकता है। एक तो कॉल का पैसा नहीं मांगे होंगे, है ना। मतलब जैसे मान लो फाइनल कॉल का पैसा मांगना बाकी है तो वो शेयर फुली पेड अप नहीं है ना। अच्छा, मान लो हम मांगे हैं बट कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्ट किए, मतलब वहां कॉल्स इन एरियर है, तो वो शेयर भी क्या फुली पेड अप नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, उनको फुली पेड अप बनाएंगे। कैसे? पहला क्या बताया था, इफ कॉल्स आर नॉट मेड तो मांग लेंगे। ठीक है। जैसे फाइनल कॉल का पैसा मांगना बाकी है शेयर होल्डर लोग से तो मांग लेंगे। क्या प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबको पता है पहले से। ये मांगने का एंट्री हो गया। मिल जाने से क्या बोलेंगे, मिल गया सारा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, है ना। ये एंट्री आपको पहले से आता है ना। जब पढ़े थे इशू ऑफ शेयर +2 में तब से आ रहा है आपको। अच्छा, दूसरा क्या बोला, इफ देयर इज कॉल्स इन एरियर। मान लो वहां कॉल्स इन एरियर अपना है ना। और अगर कॉल्स इन एरियर का पैसा मिल जाएगा तो फुली पेड अप हो जाएगा। तो मिलने का क्या एंट्री होता है बच्चों लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, बहुत इजी है। तो स्टेप 1 सबको याद भी रह गया होगा। तो स्टेप 1 आपका हर समय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर जिस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं वो पहले से फुली पेड अप है तो स्टेप 1 आएगा नहीं, सीधा स्टेप 2 से स्टार्ट होगा। अच्छा, तो स्टेप 2 में आपको क्या बताया था कि यहां पर हम ड्यू एंट्री पास करेंगे, है ना। मतलब कितना अमाउंट देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, है ना। तो मैं आपको बताया था क्या, हम रिडीम कर सकते हैं पार में भी और प्रीमियम में भी। तो अगर रिडीम करेंगे पार में तो क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप था एंट्री फॉर क्या, अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। ठीक है। तो अगर रिडीम करेंगे पार में तो बताओ मैं क्या बता, जिस आदमी का रिडीम करेंगे शेयर वो और मालिक नहीं रहेगा तो उसका कैपिटल घटेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और पैसा किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बताया था अगर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो इसी सेम एंट्री होगा, खाली उसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम आ जाएगा। मान लो यहाँ क्या कर रहे थे, 16 शेयर रिडीम हो रहा था 100 में, मतलब कैपिटल में भी आ रहा था 100, यहाँ भी आ रहा था 100। अब 100 रिडीम कर रहे हैं 120 में, मतलब जिसके पास 100 रुपये का शेयर है
बस चलो, जिसके पास 100 रुपये का शेयर है उसको कितना मिलेगा? 120। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा, है ना। जिसके पास 100 का शेयर उसको 120 देंगे। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 20 रुपया। क्या चीज़ का? प्रीमियम का। तो हम दे रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या है? लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ आएगा 100 रुपया फेस वैल्यू का, और यहाँ प्रीमियम का 20 रुपया। तो बताओ मिला के कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 120 रुपया, है ना। 120 रुपया। अच्छा, मान लो कि हम लोग ना 1000 प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं। 1000 प्रेफरेंस रिडीम करना है। 1000 प्रेफरेंस रिडीम करने जा रहे हैं। तो सब में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। ये भी हो जाएगा 1 लाख, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 लाख। ये हो जाएगा आपका 20,000। और ये हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, इतना आपको मैं पढ़ाया था। और दोनों में से एक ही एंट्री आएगा, चाहे रिडीम करेंगे पार में या फिर प्रीमियम में, है ना। रिडीम करेंगे पार में या फिर प्रीमियम में। तो ये 2 स्टेप आपको लास्ट क्लास बताया था। सबसे पहला स्टेप में क्या किए? अगर आपका शेयर फुली पेडअप नहीं तो उसको फुली पेडअप बनाएंगे रिडीम करने से पहले। ठीक है ना, फुली पेडअप होने के बाद ही रिडीम कर पाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या किया? ड्यू एंट्री पास करेंगे, रिडम्पशन का ड्यू एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक एंट्री आएगा आपका। अगर पार में रिडीम कर रहे हैं तो ये आएगा, प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं तो ये आएगा। अच्छा, अब मैं क्या बोला था आपको बताओ। अब यहां से स्टेप 3 से लिखना। मैं बोला था प्रेफरेंस को हम रिडीम कर सकते हैं 2 तरीके से, एक फ्रेश इशू से, एक इंडिविजुअल प्रॉफिट से, है ना। मैं आपको बताया था ना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम, जब कंडीशन पढ़ाया था तब, कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं 2 तरीके से, एक फ्रेश इशू से और एक इंडिविजुअल प्रॉफिट से। तो चलो पहला बात करेंगे फ्रेश इशू का। मतलब हम क्या करते हैं? और शेयर इशू करते हैं, और इसमें आप इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हो फ्रेश इशू में। ठीक है, तो एंट्री फॉर फ्रेश इशू, है ना। अब मैं ये भी बताया था हम फ्रेश इशू पार में भी कर सकते हैं और प्रीमियम में भी कर सकते हैं। केस 1, if the fresh issue is made at par। फ्रेश इशू किस में पार में कर रहे हैं, है ना। फ्रेश इशू पार में कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? फिर से शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब, है ना। देखा जाए तो अगर एक शेयर जा रहा है तो दूसरा शेयर आ रहा है, मतलब नहीं क्या, मतलब एक शेयर रिडीम हो रहा है तो उसकी जगह दूसरा शेयर इशू हो रहा है। और मैं क्या बोला था, फ्रेश इशू में हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करेंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। ज्यादातर इक्विटी शेयर ही इशू होता है, ठीक है, बट दोनों कर सकते हैं। तो फ्रेश इशू किस में कर रहे हैं बच्चे लोग? पार में, पार में। और यहाँ क्या हो रहा है? सारा पैसा एक साथ हमको मिलेगा। मान लो 10-16 शेयर इशू कर रहे हैं 10 में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगर ना बच्चे लोग एक साथ सारा पैसा मिलता है
तो हमको 2 एंट्री पास करना चाहिए। तो पहला एंट्री क्या हो गया? फर्स्ट एंट्री हो गया बैंक टू सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, आप कितना पैसा मिला है वो बता दो मेरे को। 10 का शेयर इशू कर रहे हैं 10 में, मतलब इशू प्राइस 10 रुपया है, तो बैंक में आएगा 10, है ना। और यहां भी आएगा 10। तो फिर दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों इसका, है ना। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। यहां भी 10, यहां भी 10, और हम चाहेंगे तो दोनों एंट्री कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताओ। बैंक डेबिट होगा टू क्या, शेयर कैपिटल, है ना। हम लोग का आदत है एक कंबाइन एंट्री पास करने का, बट अच्छा रहेगा आप अलग अलग पास करोगे तो, ठीक है ना। तो ये एंट्री कब पास करोगे, जब फ्रेश इशू किस में करोगे, पार में। केस टू, इफ द fresh issue is made at प्रीमियम, फ्रेश इशू प्रीमियम कर रहे हैं 10 वाला शेयर, चलो इशू कर रहे हैं 12 रुपया में, है ना। 10 वाला शेयर इशू कर रहे हैं कितना रुपया में, 12 रुपया में। तो मेरे को बताओ पैसा कितना मिल रहा है बच्चों यहाँ पर, 12 रुपया। तो बैंक में 12 रुपया लिख देंगे पहला, है ना। पहला एंट्री वही रहेगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, चेंज नहीं होता है, चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो। तो बैंक टू क्या, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 रुपया, है ना। फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में। तो क्या हो जाएगा इसको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 12 टू शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल में बच्चे लोग हमेशा जानते हो आप लोग फेस वैल्यू जाएगा, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना, 2 रुपया, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, दोनों एंट्री को, खाली शेयर एप्लीकेशन कैंसिल होगा, कितना पैसा हमारे पास आया टोटल बताओ, 12 रुपया, उसमें से कैपिटल का कितना है, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 10 रुपया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना, 2 रुपये। बहुत ईजी है। ये हो गया फ्रेश इशू, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या किए, फ्रेश इशू किए, और फ्रेश इशू में केवल पार में भी कर सकते हैं और प्रीमियम में, तो दोनों केस बता दिया आपको मैं, ठीक है। अब आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे,
है ना। स्टेप 4 में क्या करेंगे बच्चों, एक बात बताओ, सेकेंड स्टेप एक और दिखा रहा हूं आप लोग को मैं। अगर रिडीम करते हैं पार में तो ये एंट्री है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ड्यू एंट्री जो है इसका मतलब। अगर रिडीम करते हैं प्रीमियम तो एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो बच्चों लोग ये जो प्रीमियम है ना, तो ये हमारे किधर लॉस हो गया, है ना। ये जो प्रीमियम हमारा लॉस हो गया, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम इस लॉस के बारे में सोचेंगे। मतलब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फोर्थ स्टेप, तो इस लॉस के बारे में सोचेंगे। इसका मतलब अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा स्टेप 4 नहीं आता। मतलब स्टेप 4 में जो एंट्री में लिखा होगा वो नहीं आएगा। इसका मतलब मैं आपको क्या बोला, स्टेप 4 में हम इस लॉस के बारे में सोचेंगे, इस लॉस के बारे में। तो इस लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे किसी दूसरे प्रॉफिट से, मतलब एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस लॉस को हम एडजस्ट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले इसको राइट ऑफ करेंगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट से, है ना। प्रीमियम का लॉस को प्रीमियम का प्रॉफिट से पहले एडजस्ट करेंगे, है ना। प्रीमियम का लॉस को प्रीमियम का प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। मतलब इस प्रीमियम का जो लॉस को हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाया तो फिर हम डिविजिबल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। कहां से एडजस्ट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट से। तो जब एडजस्ट करेंगे, जब राइट ऑफ करेंगे, तो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस डेबिट है, तो राइट ऑफ करते समय क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और मैं क्या बोला, इस प्रीमियम का लॉस को हम एडजस्ट करेंगे कहाँ से, एसपीआर का प्रॉफिट से और डिविजिबल प्रॉफिट से, ये बोला ना। जैसे मान लो तुम्हारा कोई लॉस हुआ है 5,000 का, तो उस लॉस को तुम अपना पेरेंट्स का पैसा से एडजस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा पेरेंट्स का पैसा बच्चों बढ़ जाएगा घट जाएगा, राइट, घट जाएगा। तो हम इस लॉस को क्या कर रहे हैं, प्रीमियम का लॉस को इस प्रॉफिट से एडजस्ट करने वाले हैं, है ना। तो ये प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, प्रॉफिट घटने से डेबिट, तो एसपीआर और डील प्रॉफिट डेबिट होगा। तो मैं क्या बोला स्टेप 4 में, एंट्री फॉर क्या करेंगे, राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है बच्चों, एंट्री फॉर राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो स्टेप 4 हमारा तभी आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हमको यहां पर, जब हम रिडीम कर रहे होंगे प्रीमियम में। अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में यहां पर, और प्रीमियम का जो लॉस हुआ है अपना, तो इस लॉस को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा एसपीआर से और डील प्रॉफिट से, है ना। तो स्टेप 4 में हम इस लॉस के बारे में सोच रहे हैं, प्रीमियम का लॉस के बारे में। तो स्टेप 4 कब आएगा, जब हमारा प्रेफरेंस रिडीम प्रीमियम में होगा। तो बताओ, सबसे पहले प्रीमियम का लॉस को कहां से एडजस्ट करने वाले हैं, एसपीआर से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो उसका प्रॉफिट घट जाएगा। प्रॉफिट बढ़ने से क्रेडिट होता है, तो घटने से डेबिट हो जाएगा, है ना। फिर अगर लगता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से सारा प्रॉफिट, सारा लॉस एडजस्ट हो गया, सारा राइट ऑफ हो गया, तो हमको डील प्रॉफिट का यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है कि प्रीमियम का लॉस ज़्यादा है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रॉफिट कम है, इसका मतलब सारा लॉस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फिर हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट से, मतलब फ्री रिजर्व से। यहाँ लिख देता हूँ, इफ नीडेड, अगर जरूरत है तभी इसका यूज करना। टू राइट ऑफ हो जाएगा तो कैंसल हो जाएगा ये, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है,
स्टेप 4 समझ में आया आप लोगों को? चलो स्टेप 4 कब आएगा? अगर सेकेंड स्टेप में अगर हम प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में, मतलब वहाँ हमको लॉस होगा प्रीमियम का, तो उस लॉस को यहाँ राइट अप करेंगे स्टेप 4 में, है ना? अगर प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं पार में तो स्टेप 4 आएगा ही नहीं। तो चलो मैं आपसे क्या बात किया था, आप एंट्री लिखते जाओ, मैं दोबारा एक बार और रिपीट करूंगा शुरू से, हुआ एंट्री को। अब आएगा स्टेप 5। तो मैं क्या बोला था, प्रेफरेंस हम दो तरीके से रिडीम कर सकते हैं। कुछ पार्ट रिडीम करते हैं कहाँ से, फ्रेश इशू से, और कुछ पार्ट रिडीम करते हैं डिविल प्रॉफिट से, है ना? जैसे मैं आपको एक ऐसे रफ एग्जांपल दिया था एक ठोक कि जैसे मान लो 1 लाख रिडीम करना है, उसमें से 40,000 के हैं फ्रेश इशू से, तो बाकी जो रिमेनिंग 60,000 कहाँ से रिडीम करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट से, बताया था ना, है ना? जैसे 1 लाख रिडीम करना है, उसमें 40 से रिडीम किए हैं फ्रेश इशू से, तो बाकी 60,000 कहाँ से रिडीम करेंगे, डिविल प्रॉफिट से। तो मैं आपको ये भी बताया था कि जितना रिडीम करेंगे डील प्रॉफिट से उतना ही अमाउंट, अगर 60,000 रिडीम कर रहे हैं आउट ऑफ डील प्रॉफिट, तो उतना ही अमाउंट डील प्रॉफिट से निकाल के एक नया अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिसको बोलते हैं क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR। एंट्री फॉर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR अकाउंट, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना? तो बताओ कितना रिडीम करना है आउट ऑफ डील प्रॉफिट, 60,000। तो 60,000 हम निकालेंगे डील प्रॉफिट से और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, CRR में। तो डील प्रॉफिट का प्रॉफिट घटेगा और CRR का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जो बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, जो घटेगा वो डेबिट होगा। डिविजिबल प्रॉफिट्स, है ना, अकाउंट डेबिटेड टू CRR अकाउंट, टू CRR अकाउंट, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है? बहुत ईजी है। और कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे CRR में तो मैं बता दिया था आप लोग को, है ना? फिर भी एक बार और लिख देता हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू CRR का फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, है ना? और एग्जांपल कराया भी था। तो स्टेप 5 भी खत्म हो गया हमारा। तो मैं बोला कि प्रेफरेंस हम दो तरीके से रिडीम कर सकते हैं, फ्रेश इशू और डिविल प्रॉफिट से। तो दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब समय आ रहा है पैसा देने का, बस समय आ रहा है ना, कि हम पैसा देंगे प्रेफरेंस होल्डर को। लेकिन क्या चलो पैसा देने से पहले चेक नहीं करेंगे कि हमारे पास उतना पैसा है कि नहीं पेमेंट करने के लिए? तो चलो मैं क्या बोला आपको कि प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं पेमेंट करने के लिए, ठीक है? मतलब जो हमारा बैलेंस शीट में जो कैश दिया है और बैंक दिया है और जो पैसा आया फ्रेश इशू से, सब ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट है कैश कि नहीं है पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस होल्डर को। अगर नहीं है तो कैश अरेंज करना पड़ेगा अपने को, है ना? क्योंकि चलो प्रॉफिट अलग होता है और पैसा अलग होता है। ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस होल्डर को जिसको हमको पैसा देना है उसको बोलेंगे देखो हमारा बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं। प्रॉफिट अलग है, पैसा अलग है। जरूरी नहीं कि जितना प्रॉफिट हमारे पास उतना ही कैश हमारे पास अवेलेबल रहेगा उस समय, जरूरी नहीं है, ठीक है ना? हमारे पास जो कैश आता है कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं किसी और फॉर्म, तो जरूरी नहीं कि जो हमारे पास प्रॉफिट है जितना दिखा रहे उतने कैश हर समय दिखाएगा। तो पेमेंट करते समय हमको प्रॉफिट का जरूरत नहीं पड़ता है, कैश का जरूरत पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बताओ, अरेंजमेंट ऑफ कैश।
है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कैश। इफ देयर इज insufficient profit, insufficient cash, profit नहीं cash, then we can sell the current asset। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब पैसा सफिशिएंट नहीं होता है प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करने के लिए, तो हम करंट एसेट पहले भेज देते हैं, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट। चाहेंगे तो लोन ले सकते हैं, है ना, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर में भी इशूड, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट में भी अरेंज्ड। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं पैसा अरेंज करने के लिए, है ना। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो इन्वेस्टमेंट बेचे तो क्या होगा, सबको आता है एंट्री। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट गया घट गया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ना मान लो इन्वेस्टमेंट बेचने से ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो एंट्री खाली होगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट बच्चों। और इन्वेस्टमेंट बेचने से अपने को क्या हुआ, लॉस हुआ, है ना, क्या हुआ, लॉस, लॉस डेबिट होगा, यहां आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस। और अगर इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्रॉफिट हुआ तो यहां आएगा टू क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ प्रॉफिट। ठीक है, और मैं क्या बोला, डिवेंचर इशू कर देते हैं, कर सकते हैं इशू डिवेंचर। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर इशू कर रहे हैं और डिवेंचर भी इशू कर रहे हैं, तो बच्चों जो शेयर इशू कर रहे हैं वो फ्रेश इशू में आएगा, मतलब थर्ड स्टेप में। और डिवेंचर इशू कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रेश इशू में नहीं आएगा, ये अरेंजमेंट ऑफ कैश में आएगा, याद रखना हुआ। तो इसका एक तो जो एंट्री शेयर का होता है वही एंट्री डिवेंचर का भी होता है इशू करते समय, है ना। चलो देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, मैं खाली पार का लिख देता हूं, चलो मैं सब लिख देता हूं एक साथ, डिवेंचर एप्लीकेशन है ना, अलॉटमेंट कंबाइन करके। पहला एंट्री ये फिक्स है, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही रहेगा। दूसरा एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर, अगर पार में है तो खत्म। प्रीमियम में है तो क्या आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा, शेयर इशू नहीं करते हैं डिस्काउंट में, पर डिवेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट में। अगर डिस्काउंट में इशू करेंगे तो प्रीमियम नहीं आएगा, डिस्काउंट यहां आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस है ना इसलिए यहां आएगा। फर्स्ट एंट्री हमारा वही रहेगा, क्या, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री में तुम्हारा डिस्काउंट और प्रीमियम आएगा, है ना। अगर डिवेंचर इशू के प्रीमियम में तो टू एसपीआर आएगा, और अगर डिवेंचर इशू के डिस्काउंट में तो एसपीआर नहीं आएगा, डेबिट में डिस्काउंट आएगा। ठीक है, मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट लिए हैं, मतलब लोन हो गया, तो ये भी लोन है ना। तो बैंक टू क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी हो गया इसलिए क्रेडिट हुआ। बट ज्यादातर बच्चों मैं क्या बोला, इन्वेस्टमेंट ही बेचते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा पैसा अरेंज करने के लिए। तो स्टेप 6 में अरेंजमेंट ऑफ कैश होता है। चलो पैसा भी अरेंज हो गया बच्चों लोग, तो आप स्टेप 7 में क्या, पेमेंट कर दो, है ना। पैसा भी तो अरेंज हो गया ना, तो आप पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितना देना है आपको, सेकेंड एंट्री से देखना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप से। जैसे मान लो
प्रीमियम में रिडीम कर रहे थे, तो 1,20,000 देना है मान लो, तो 1,20,000 दे देंगे यहाँ पर, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, हो गया, जितना देना है यहाँ लिख देंगे। स्टेप 7, चलो रिडीम हो गया, रिडीम हो गया बच्चों लोग। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये भी बताया था कि हम क्या किए थे स्टेप 5 में, कि डील प्रॉफिट से निकाल के प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किए थे, सीआरआर में। इसलिए किए थे ताकि कैश हमारा बिजनेस से बाहर नहीं जाए, है ना। तो अब क्या होगा, रिडम्पशन के बाद जो सीआरआर का प्रॉफिट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम बोनस देने के लिए। क्या देने के लिए, बोनस, इशू बोनस शेयर्स, है ना। तो जब बोनस देंगे, बोनस जब देंगे, डिक्लेयर करेंगे जब बोनस देंगे सीआरआर से, तो सीआर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने से क्या होगा, डेबिट। फॉर बोनस इशू, बोनस दे रहे हैं तो सीआरआर का प्रॉफिट घटेगा। मैं अभी खाली सीआरआर का यूटिलाइज कर रहा हूँ, है ना। और भी रिजर्व्स आप यूज कर सकते हो बोनस देने के लिए। इसको दे रहे हैं बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ये मैं इसको बोनस का मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, है ना। फॉर ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर, मतलब यहाँ बोनस में हम पैसा नहीं दे रहे हैं, चलो बोनस में शेयर दे रहे हैं, है ना। ठीक है, तो बोनस यहाँ देना था, इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिए, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या दिए, पैसा दिए क्या। देखो यहाँ बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि उसको देना है। सीआरआर प्रॉफिट हमारा घटा क्योंकि हम बोनस जो डिक्लेयर कर रहे हैं, बोनस जो देने जा रहे हैं सीआर का प्रॉफिट में से, है ना। तो जब भी बोनस देंगे तो प्रॉफिट घटेगा, तो यहाँ कौन सा प्रॉफिट घट रहा है, सीआरआर का, इसलिए प्रॉफिट बढ़ने से क्रेडिट होता है बच्चों, तो घटने से क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा, बोनस में क्या क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, कौन सा शेयर दे रहे हैं बच्चों बताओ, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत इजी है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार रट तो लो। तो 8 स्टेप बताया, मैं एक बार और आपको शुरू से बोलूंगा जितना पढ़ाया। सबसे पहला स्टेप 1 में बोला था, अच्छे से देखना अब बच्चे लोग, फाइनली अब अच्छे से देखना सब कुछ। तो बेटा मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या देखेंगे, जिस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं फुली पेड अप है कि नहीं है। अगर वो फुली पेड अप नहीं है तो उसको हम पहले फुली पेड अप बनाएंगे फिर रिडीम करेंगे। और फुली पेड अप बनाने के लिए मैं आपको क्या एंट्री पास करते हैं बता दिया हूँ। अगर कॉल का पैसा नहीं मांगे तो मांग लेंगे, अगर एरियर का पैसा नहीं मिला है तो ले लेंगे। लेकिन मान लो कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जिस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं पहले से फुली पेड अप रहता है, तो चलो पहला स्टेप नहीं आया। अच्छे से बेटा देखना, अच्छे से स्टेप 2, अब हम रिडम्पशन का ड्यू एंट्री पास करेंगे बच्चे लोग। अच्छे से देखना सारे बच्चे लोग, रिडम्पशन का ड्यू एंट्री पास करेंगे, है ना। तो मान लो रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम में, है ना, रिडीम कर रहे हैं किस में, प्रीमियम में, 16,120 में रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। कितना से रिडीम कर रहे हैं, 1000 प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं। तो क्या होगा बताओ, कैपिटल घटेगा, कौन सा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल घटेगा। प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं मतलब हमको प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए लॉस हो गया, वो तो डेबिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अच्छे से देखना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी लगेगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, है ना। चलो बताओ मेरे को, अमाउंट बताओ
कैपिटल में कितना रुपया आएगा 100, प्रीमियम में कितना आएगा 20, यहाँ कितना आएगा 120। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, क्योंकि 1000 से रिडीम करना है। यहाँ आएगा बच्चे लोग 1 लाख, यहाँ आएगा हमारा 20,000 और यहाँ आएगा 1,20,000। ठीक है, कोई डाउट तो बोलो। नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। ठीक है, मैं बताया रिडीम अगर प्रीमियम में कर रहे हैं तो पार में करते तो और इजी हो जाता हमारे लिए, है ना। स्टेप 3, यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रेश इशू करेंगे। चलो फ्रेश इशू कर रहे हैं, 4000 इक्विटी शेयर, 4000 इक्विटी शेयर कर रहे हैं, 10 वाला 12 में। तो मैं क्या बोला, चलो फ्रेश इशू भी हम कर सकते हैं पार में या फिर प्रीमियम में। चलो यहां पर प्रीमियम में कर रहे हैं, चलो प्रीमियम में। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी, मैं कंबाइन कर दे रहा हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैं कंबाइन कर दिया। आप 2 एंट्री लिख सकते हो, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप 2 एंट्री लिख सकते हो। क्या पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बुक वाला लिखता है तो तुम भी लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। आप 2 एंट्री पास कर सकते हो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर दूसरा होगा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। मैं कंबाइन लिखा हूं, चलो सब, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट नहीं रहे आपको। तो बेटा बताओ, पैसा 10 का सर इशू कर रहे हैं 12 में, तो पैसा कितना आ रहा है हमारे पास, 12 रुपया। पैसा कितना आ रहा है 12, कैपिटल में कितना जाएगा 10, प्रीमियम में कितना आएगा 2। 4000 इक्विटी सर इशू के हैं तो इंटू कर देंगे 4000 से, तो बेटा 4000 इंटू 12 कर देंगे, 48,000 आया। 4000 इंटू 10, 40 शेयर कैपिटल में, 4000 इंटू 2, 8000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये हो गया स्टेप 3। तो मैं क्या बोला, पहला स्टेप मैं लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं ये बोल दिया आपको कि जिस शेयर को रिडीम करने जा रहे हैं पहले से फुली फेडअप है, तो पहला स्टेप आया ही नहीं मेरा। सेकंड स्टेप में हम ड्यू एंट्री पास करते हैं, है ना। तो रिडीम हम पार में भी कर सकते हैं या प्रीमियम में भी कर सकते हैं। यहाँ रिडीम किस में कर रहे हैं, प्रीमियम में। 100 लाख कितना रिडीम कर रहे हैं, 120 में। तो इस यहाँ से पता चला कि हमको प्रेफरेंस होल्डर को कितना रुपया देना है, 1,20,000 देना है। फ्रेश इशू हो गया। स्टेप 4, बताओ स्टेप 4 में क्या करते हैं हम लोग, प्रीमियम को राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम जो लॉस है उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। तो बेटा प्रीमियम कितना लॉस हुआ है अपने को बताओ, 20,000 का लॉस हुआ है। मैं बोला था ना फोर्थ स्टेप में हम इस लॉस के बारे में सोचेंगे, बोला था आपको, क्लियर। मतलब यहां लॉस नहीं होगा प्रीमियम का, तो स्टेप 4 आएगा भी नहीं। तो इस लॉस को हम पहले किससे एडजस्ट करेंगे, बोला था प्रीमियम को, लॉस को हम प्रीमियम का प्रॉफिट से, मतलब एसपीआर का प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। तो आप देखो मेरा बात सुनो, एसपीआर में प्रॉफिट कितना है, खाली 8,000, इन लॉस कितना यहाँ पर 20,000 है, तो सारा लॉस एसपीआर का प्रॉफिट से एडजस्ट होगा क्या, नहीं। इसका मतलब बाकी 12,000 हमको कहाँ से राइट ऑफ करना पड़ेगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट से। चलो तो सबसे पहले बताओ कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, एसपीआर से। कितना यूटिलाइज करेंगे, 8,000। तो बाकी कहाँ से, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, 12,000 हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, 20,000 हो गया राइट ऑफ। स्टेप 4 खत्म बच्चों।
है ना। अब आ जाएगा स्टेप 5। तो बच्चों मैं स्टेप 5 में आपको क्या बताया था, याद करो। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, जितना 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 हम रिडीम कर रहे हैं आउट ऑफ डील प्रॉफिट, उतना ही अमाउंट डील प्रॉफिट से निकाल कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सीआरआर में। ये बोला था ना। तो पहले मैं उसका एंट्री लिख देता हूँ। हम लोग डील प्रॉफिट से प्रॉफिट निकाल कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं, सीआरआर में। तो सीआरआर क्रेडिट होगा और डील प्रॉफिट डेबिट होगा। मैं यहाँ पर आपका डील प्रॉफिट लिख रहा हूँ, आप जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट वो सब लिखोगे क्वेश्चन देख के आप, टू सीआरआर। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। कितना ट्रांसफर करना है, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, कितना ट्रांसफर करना है। फॉर्मूला क्या था बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, यही फॉर्मूला था ना। चलो जो शेयर रिडीम कर रहे हैं उसका फेस वैल्यू बताओ मेरे को। चलो ये देखो, हम रिडीम कर रहे हैं कितना, 1000 प्रेफरेंस शेयर। हम रिडीम कर रहे हैं 1000 प्रेफरेंस शेयर और फेस वैल्यू है 100 रुपया एक का, तो 1 लाख हो गया। मतलब ये वाला अमाउंट आपको लिखना है, ये वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो अमाउंट डेबिट किया वो हो गया फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी रिडीम 1 लाख। माइनस क्या लिखना है, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। यहां देखो आप फ्रेश इशू की हो, किस में की हो, प्रीमियम में। किस में की हो, प्रीमियम में। तो मैं आपको क्या बोला था, जब फ्रेश इशू करेंगे प्रीमियम में तो प्रोसीड मतलब फेस वैल्यू, मतलब प्रीमियम का अमाउंट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो एक शेयर का प्रोसीड हो जाएगा 10 रुपया, तो 4000 शेयर का प्रोसीड कितना हो जाएगा, 40,000 रुपया। पहले से बता चुका हूं आपको, 40 शेयर प्रोसीड हो गया। इसका मतलब 60,000 हम रिडीम करने वाले हैं, कितना, कहाँ से, डिविल प्रॉफिट से। इसका मतलब 60,000 ही ट्रांसफर कहाँ होगा, सीआरआर में। 60,000 ट्रांसफर हो गया सीआरआर में। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों लोग स्टेप 5 में। चलो स्टेप 6। चलो मान लो क्वेश्चन लिखा है इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, बोला है 10 शेयर का इन्वेस्टमेंट बेचे हम लोग, है ना, 9,000 में बोला है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किए लिखा है, 10 शेयर का इन्वेस्टमेंट था, उसको बेचे हम लोग 9,000 में। तो पैसा हमारे पास कितना आया, 9,000। लॉस कितना हुआ, 1,000। और इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 10,000। ठीक है, बहुत ईजी है। अब स्टेप 6 हो गया, अरेंजमेंट ऑफ कैश हो गया। अब स्टेप 7। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो अपने पास यहाँ 9,000 आया और फ्रेश इशू करने से 48,000 आया, लेकिन देना तो 1,20,000 है, तो अभी भी तो पैसा शॉर्टेज है। तो बच्चों याद करो मैं क्या बोला था आपको, पैसा हमारे पास सफिशिएंट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। मैं बोला था सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर पहले से हमारे पास कितना कैश है, फिर फ्रेश इशू से कितना आया, इन्वेस्टमेंट बेचने से कितना आया। ठीक है, तो एक बात बताओ, बैलेंस शीट हमको यहाँ दिया है क्या, मैं आपको यहाँ बैलेंस शीट लिख के दिखाया हूँ क्या पहले से हमारे पास कितना बैलेंस, कैश का बैलेंस है, नहीं। तो चलो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, हो गया है, और हमको जरूरत नहीं है। तो चलो पेमेंट कर दो प्रेफरेंस होल्डर को। तो प्रेफरेंस होल्डर को बेटा कितना पेमेंट करना था, 1,20,000। कितना पेमेंट करना था, 1,20,000। सेकेंड स्टेप में देखो 1,20,000 देना था, दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। ठीक है, खत्म हो गया। बहुत इजी चैप्टर, मस्त है, खत्म हो गया ये। पहले जो आपको लिखा है मैं डिटेल में लिखा है, तक आपके आप नोट्स करो, आप कॉपी में अच्छे से डिटेल में उसको सारे एंट्री को। अब आगे मैं तभी आपको कराऊंगा जब आप ये सारे स्टेप्स लर्न कर लोगे। समझने के साथ लर्न भी करना है। और दूसरा, मैं आप लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट भेजा था आप लोग को, और वो बैलेंस शीट आप लर्न किए होगे तो आगे हम नंबर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों लोग। ठीक है,
तो मैं पहले आपको ये जितना पढ़ाया हूँ पहले स्टेप्स पूछूंगा एक एक करके सारे बच्चे को, देन मैं आपको फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूछूंगा, फिर हम नंबर्स करेंगे, तो आपसे होगा नंबर, ठीक है, वरना नहीं होगा। तो याद रहा मैं क्या बोला, मान लो कि शेयर जो रिडीम करने हैं पहले से फुली पेड अप है तो स्टेप 1 नहीं आया, ड्यू एंट्री सेकेंड स्टेप में, मतलब कितना अमाउंट देना है प्रेफरेंस होल्डर को, तो रिडीम कर रहे हैं मान लो प्रीमियम में, है ना, तो ये एंट्री आपका आ गया, प्रेफरेंस होल्डर को 1,20,000 शेयर देना है। फिर हम फ्रेश इशू किए प्रीमियम, फिर प्रीमियम का लॉस को, यहाँ जो प्रीमियम का लॉस हुआ था उस लॉस को राइट ऑफ किए एसपीआर का प्रॉफिट से, फिर और शॉर्टेज हो गया 12,000 तो डील प्रॉफिट से यूटिलाइज किए, है ना, फिर डील प्रॉफिट से ट्रांसफर किए सीआरआर में, कितना अमाउंट 60,000, फिर इन्वेस्टमेंट बेचे और लास्ट में पैसा दे दिए प्रेफरेंस होल्डर को।